करेंगे हम शुरू। ठीक है, चलो आज का काम सीखते हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करने में है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है देख लिया हमने। ठीक है, उसमें एक रेडियस ऑफ जाइलेशन भी देख ली थी और उसमें जो है अब हमारा काम है जो हमने बात की थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट बॉडी को घुमा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। मतलब ये भी हो सकता है कि इस बॉडी को एक एक्सिस पे घुमाना आसान हो और दूसरे एक्सिस के अबाउट घुमाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि एक एक्सिस पे घुमाना मुश्किल हो और दूसरे एक्सिस पे घुमाना आसान हो। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहे हो। तो जैसे ही आप एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करोगे वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बदल जाएगी, कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा जो भी होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ कि आप एक तरह की बॉडी को घुमाना आसान हो और दूसरी तरह की बॉडी को घुमाना मुश्किल हो, ये भी हो सकता है। किससे फ़र्क आएगा? उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, लेकिन एक को घुमाना आसान है एक को घुमाना मुश्किल है। किससे फ़र्क आएगा? उसकी शेप से। तो हम आज क्या करेंगे, कुछ एक आधा आर्टिकल उसमें होगा, लेकिन मेनली जो हमें देखना है अगले आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स आपके इसी चीज़ पे हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या फ़र्क पड़ता है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ कौन सी ली? शेप चेंज करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। काम पता लग गया? अगले कुछ दिन के आर्टिकल्स इसी चीज़ पे हैं। तो आपको शेप दे देंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन दे देंगे और आपको कहेंगे निकाल लो जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, निकाल के बताओ इसका कितना है। ठीक है, कुछ 5-6 आर्टिकल्स इस चीज़ पे बनते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि है मास डेंसिटी का, मास डेंसिटी। और क्योंकि हमने सभी आर्टिकल्स में इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है तो हम पहले इसे सीख लेते हैं और इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डेंसिटी पढ़ा हुआ है आपने? क्या पढ़ा हुआ है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, हमने बात भी की थी पहले भी, जितनी बार भी पढ़ा है तो हमने हमेशा डेंसिटी को पढ़ा है मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कि कितनी नंबर ऑफ पर्सन्स वहाँ पे ज़्यादा हैं या कम है। एक लिमिटेड सी जगह में, एक फिक्स जगह में मास ज़्यादा है, नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हैं या कम है, मॉलिक्यूल्स ले लो जो मर्जी। ठीक है, मतलब वो डेंस है या रेयर है, मतलब वहाँ से निकलना आसान है कि मुश्किल है, इस तरह से है। ठीक, इसमें हमने ये भी बात की थी, शायद ऑयलिंग की भी बात की होगी। ऑयल में आपको बताया होगा कि कभी भी गीले में अगर पानी के ऊपर ऑयल डालोगे तो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम है और हल्की चीज़ हमेशा ऊपर रहती है, भारी चीज़ नीचे चली जाती है ना। तो गर्म हवा, ठंडी हवा, कमरे में एग्जॉस्ट फैन टॉप पे लगाते हैं, तो क्यों? क्योंकि गर्म हवा हल्की है, अगर ऊपर जाएगी तो वो बाहर निकल जाएगी ऊपर से एग्जॉस्ट फैन के थ्रू, है ना। ये भी किया था कि अगर ऑयल लगाना है तो किस टाइम पे लगाना है, जब बाल सूखे हों और उसके बाद थोड़ी देर तक पानी नहीं डालना। क्यों? अदरवाइज़ क्या होगा, आपने ऑयल लगाया और ऊपर से नहा लिए साथ के साथ, तो क्या होगा, वो पानी नीचे चला जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा तो वो जड़ों में तो पहुंचा ही नहीं, तो जड़ों का जो न्यूट्रिशन होना है वो नहीं हुआ, तो बाल स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे कभी भी। तो इसलिए ज़्यादातर क्या होता है, रात को अपना आप मालिश करके सो जाओ और सुबह उठोगे तो नहा लो, ताकि जड़ों को जो पोषण मिलना है बालों को वो मिल जाए। सब डेंसिटी का खेल है। ठीक है, तो हम इसी डेंसिटी से सीखेंगे सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह। ठीक है, करें। तो अब तक आपने किया हुआ है एक फॉर्मूला डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम।
अब इसे कंप्लीट कर लो। तो डेंसिटी होती है 3 तरह की। या सरफेस भी बोल सकते हैं, और वॉल्यूम। क्योंकि हम 3 डायमेंशन में चीज़ ले सकते हैं, तो एक हो गया लीनियर मास डेंसिटी, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप लोगे मास अगर एक लेंथ में फैला हुआ है तो वॉल्यूम से थोड़ी डिवाइड कर लोगे, 1 डायमेंशनल है। और अगर मास 2 डायमेंशन में फैला हो तो मास अपॉन एरिया, और अगर 3 डायमेंशन में फैला हो तो मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो आप पढ़ रहे हो ना बेसिकली बचपन से, दैट इज वॉल्यूम मास डेंसिटी, लेकिन 2 मास डेंसिटीज और होती हैं। इतनी बात समझ में आती है? जैसे कि मान लो मैंने एक सिंपल एक लेंथ ली, कितनी लंबी है, 10 मीटर, लेट्स से 10 मीटर, सिर्फ लेंथ है 10 मीटर, और कितना उसमें वो है मास कितना है, लेट्स से 100 किलो। ठीक है, तो अब डेंसिटी बताओ इसकी। वॉल्यूम तो निकाल ही नहीं सकते, है ही सिर्फ लेंथ। तो हाँ, तो इसमें आप क्या बताओगे, इसमें आप लीनियर मास डेंसिटी बताओगे। क्लियर है? पहली चीज़ तो वो मास डेंसिटी लिखोगे चाहे, लेकिन वो कौन सी डेंसिटी होगी, लीनियर मास डेंसिटी होगी, पहली चीज़ हो गई। और उसके बाद अब एक वर्ड और आएगा, यूनिफॉर्म डेंसिटी। हम अज्यूम करते हैं कि सारी तरफ माल मत्ता जो है सारी तरफ एक जैसा है, दैट इज़ यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा डेंसिटी है कहीं पे कम डेंसिटी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो इसमें क्या करते हो, कैसे निकालोगे यूनिफॉर्म डेंसिटी? मेरे को सिर्फ 1 मीटर की डेंसिटी निकालनी है, 1 मीटर की क्या कितनी होगी, 10। कैसे कि पूरा मास अगर 100 है तो 1, अगर 10 मीटर की लेंथ का मास 100 है तो 1 मीटर की लेंथ का मास कितना होगा, 10। पर ये कब है, जब यूनिफॉर्म है डेंसिटी, जब मेरे को पता है जितना इधर है उतना ही इधर है, उतना ही इधर है, उतना ही इधर है। मान लो यहाँ पे मैं एक और चीज़ एक्स्ट्रा रख दूँ ऐसे। अब मैं पूछूं इस सारे सिस्टम का मास 100 किलो है और 10 मीटर की लेंथ है, ऊपर एक 2 किलो का, या वो नहीं बता रहा मैं कितने किलो का कितना नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ टोटल मास 100 है और ऊपर 2x2 का स्क्वायर रखा हुआ है। अब बताओ इस 1 मीटर का वो कितना होगा, मास कितना होगा, कम होएगा, इतना बता सकते हो, लेकिन कितना नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अब डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे कहीं पे नॉन यूनिफॉर्म भी आ गया तो नहीं बता सकते। तो आपने अगर किसी भी छोटे से छोटे पोर्शन का मास बताना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला केस दिया हो, डेंसिटी यूनिफॉर्म लो। ठीक है, अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो आप क्या कर सकते हो, टोटल मास जो है वो कितनी लेंथ पे है, टोटल लेंथ पे आप निकाल लो डेंसिटी लैम्डा से लिखते हैं, ये वाली डेंसिटी लैम्डा से लिखते हैं, ये वाली को सिग्मा से लिखते हैं और ये वाली को रो से लिखते हैं। ठीक है, रो से लिखते हैं, ये आपने रो पढ़ा हुआ है हमेशा, मास अपॉन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम चाहे डेंसिटी थी। तो अगर आपको टोटल लेंथ L का मास M दिया हुआ है और मैंने लैम्डा निकाल लिया, लैम्डा कितना निकाला, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। अब आपको जितनी भी लेंथ का मास चाहिए आप क्या करोगे, इस लैम्डा से उस लेंथ को मल्टीप्लाई कर दोगे। कब पॉसिबल है, जब यूनिफॉर्म और डेंसिटी। ठीक बोल रहा हूँ? ओके, यहाँ तक कोई डाउट? अगर मैंने डेंसिटी की जगह, अगर मैंने लेंथ की जगह एरिया दे दिया तो इसका एरिया है A, इसमें क्या करोगे, टोटल मास है M। अब मेरे को चाहिए इस छोटे से एरिया का मास चाहिए, बताओ कितना होगा,
कितना होगा, टोटल एरिया ए है, कैपिटल ए, और टोटल मास m है। मेरे को इस छोटे से एरिया का मास चाहिए, कैसे निकालूं, m बाई ए। मास पूछ रहा हूं मैं, मास बताना है इसका। तो आप क्या लो, पहले डेंसिटी निकालो, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, फिर उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, वो डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो मास के लिए, डेंसिटी इनटू स्मॉल एरिया। अगर वॉल्यूम दे दिया तो अगर मैंने इतना बड़ा स्फीयर लिया और उसमें से मेरे को चाहिए कि इस छोटे से स्फीयर का मास बताओ, तो क्या करोगे, टोटल स्फीयर का मास अपॉन टोटल स्फीयर का वॉल्यूम अपॉन में आ गया, ये हो गई डेंसिटी, और इनटू जो स्मॉल वॉल्यूम है वो ले लिया। समझ गए? तो हमेशा डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है, और हर बार आप एक लाइन लिखोगे, कौन सी, अज्यूमिंग द डेंसिटी टू बी यूनिफॉर्म। समझ गए बात? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं? करें आगे, चलो। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं, अलग अलग शेप्स में अलग अलग पोर्शंस लेके हम क्या करेंगे, अलग अलग शेप्स में अलग अलग पोर्शंस लेके हम उसको निकाल लेंगे, टोटल जो भी उसका इनर्शिया होगा। देखो चल जाएगा काम। ओके, करें फिर शुरू आर्टिकल, ठीक है? तो पहला आर्टिकल लेते हैं। पहला आर्टिकल बिल्कुल सिंपल वाला आर्टिकल करवा रहा हूं। कौन सा? ओके, हम पहले इसे स्टार्ट करते हैं। देखो, अब शेप लेनी थी हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पहला आर्टिकल करते हैं ये वाला। तो इसमें हमें पहले क्या लेनी है, सबसे पहले शेप हमने ले ली रिंग। रिंग आपको पता है कैसी है, कुछ ऐसी सी चीज़ जिसमें क्या किया हुआ है, सीधी चीज़ को, बिल्कुल सीधी चीज़ को फोल्ड मारा हुआ है, ठीक है, फोल्ड मारा हुआ है। तो और सर्कल शेप में, मान लो सर्कुलर रिंग है और सर्कल की शेप में डाल दिया। तो अगर मैं लूँ इसकी लेंथ कितनी है, L लेंथ है, ठीक है। मास कितना है, M। तो मैंने L लेंथ ली और मास M लिया, ठीक है। अब इसी लेंथ को मैंने फोल्ड मार के बना लिया रिंग, ये रिंग बन गई, ठीक है। अब बताओ इसकी लेंथ कितनी है, L ही है, लेकिन L को सर्कल की लेंथ को लिखते कैसे हैं, कैसे लिखते हैं, सर्कल की लेंथ को कैसे लिखते हैं, यस, बहुत बढ़िया, 2πr, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है, 2πr, और 2πr में जो कि 2πr है, 2πr, छोटा ले लूँ बड़ा ले लेता हूँ, चलो कैपिटल ले लेता हूँ, 2πr। तो 2πr लेंथ का मास कितना है, कैपिटल M, ठीक है। मैंने इसमें एक छोटा सा लेंथ ले लिया, कितना, dx, ठीक। तो अब बताओ मेरे को मास ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट dx कितना होगा, कितना होगा, ये मास बता दो मेरे को, कितना होगा। अब देखो, इसमें सबसे पहले आप क्या निकाल लो, डेंसिटी, अज्यूमिंग डेंसिटी टू बी यूनिफॉर्म। इसमें डेंसिटी कितनी आएगी, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, और यहाँ लेंथ ब्रेथ में कुछ फर्क है ही नहीं। टोटल लेंथ कितनी है, ये वाली कितनी, 2πr, तो डेंसिटी हो गई यही। और उसके बाद मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू डेंसिटी।
तो स्मॉल मास का फॉर्मूला डेंसिटी यूनिफॉर्म है और लेंथ जितनी भी आप मान रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मास हो गया dm हो गया हमारे पास m/2πr इंटू dx। देखो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आपको स्मॉल मास मिल गया, ठीक है, और क्या रह गया? मास हर पॉइंट पे मिल गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन mi/ri स्क्वायर। अच्छा, इसमें समेशन कब आता है? समेशन क्यों आता है? समेशन इसलिए आता है, समेशन इसलिए आता है, किस लिए आता है? पार्टिकल्स ज़्यादा तो हैं ही, लेकिन पार्टिकल्स टूट के हैं, डिस्क्रीट हैं। डिस्क्रीट मतलब पहले के बाद दूसरा पार्टिकल कुछ और डिस्टेंस पे है, दूसरे के बाद तीसरा पार्टिकल कुछ अलग डिस्टेंस पे है। जब ऐसे 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 आप अलग अलग गिन सकते हो तब आता है समेशन, डिस्क्रीट फॉर्म में आता है समेशन। अगर आप इसकी जगह टोटल पार्टिकल्स ले लो सारे, यहाँ से लेके dx, जिस dm मास का पार्टिकल, फिर यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बिल्कुल कंटिन्यूस सब जगह पे है, बीच में भी छोड़ नहीं सकते कुछ। तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा इंटीग्रेशन। बताया हुआ आपको, जब भी डिस्क्रीट फॉर्म आए, जब भी i इज इक्वल टू 1 के बाद 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो डिस्क्रीट है तो समेशन लगेगा। जब भी कॉन्टिन्यूस हो जाए, वो कॉन्टिन्यूस, तो इंटीग्रेशन लगता है। क्लियर है ये स्टेप? ठीक है, तो समेशन कहाँ लगता है? डिस्क्रीट के लिए। डिस्क्रीट का मतलब छोड़ के कुछ आ रहा है, टूट के कुछ आ रहा है। और इंटीग्रेशन कहाँ लगता है? कॉन्टिन्यूस के लिए, जब लगातार कुछ चल रहा है, जीरो से लेके मैक्सिमम, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, तो इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, जो कि होगा इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल मास ले लो और इंटीग्रेशन ले लो, जो भी होगा। ठीक है, ओके। इंटीग्रेशन की रहेगी लिमिट्स, ये आपको हर बार यही काम करना है, हर बार। ठीक है, तो पार्टिकल जो है वो dm मास कितना है? m/2πr इंटू dx, और r स्क्वायर कितना है? जितना भी आप उसका डिस्टेंस ले रहे हो, कितना? x ले रहे हो तो x ले लो। ठीक है, डिस्टेंस कितना है वैसे पार्टिकल का? पार्टिकल का डिस्टेंस यहाँ पे है, मान लो पार्टिकल, तो कितना डिस्टेंस होगा? r होगा। ओके, जब यहाँ पे हो तो, यहाँ पे हो तो पार्टिकल पूरे में रिंग के ऊपर कहीं पे भी हो जाए, उसका डिस्टेंस कितना रहेगा? r स्क्वायर। अब मतलब r ही रहेगा डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा r स्क्वायर। देखो ये बात क्लियर है? एक r से एक r काट दो, बाकी क्या बचा? mr/2π, है ना? तो ये बच गया mr/2π इंटू dx। यहाँ तक पहुँचे हुए हो आराम से। अब इसमें दो स्टेप देखो बेटा, पूरे आर्टिकल में दो स्टेप इंपॉर्टेंट है, दो स्टेप्स। पहला कि स्मॉल पार्टिकल जो आप मानो उसका मास कितना है, ठीक है। दूसरा कि उसे आप मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ तक वेरी करोगे, यानी कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लोगे। अब आपका दूसरा स्टेप रह गया। अगर ये भी समझ में आ गया तो अगले 5 आर्टिकल हो गए। सब में यही काम करना है, बिल्कुल सेम। पहले टोटल मास और टोटल लेंथ, एरिया या वॉल्यूम जो भी लेना है ले लो, उससे जो भी लीनियर सरफेस या वॉल्यूम डेंसिटी जो भी निकलेगी निकाल लो, उससे स्मॉल एलिमेंट का स्मॉल मास निकाल लो और फिर इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट है लिमिट्स। लिमिट्स देखो, लिमिट्स किस पे आएंगे? dx पे। x छोटे से छोटा ये dx कितना मान सकते हो? छोटे से छोटा ये स्मॉल पार्टिकल लेना है, स्मॉल लेंथ, मिनिमम से मिनिमम कितनी मान सकते हो? कर लो, ट्राई कर लो। कितनी लेंथ मिनिमम से मिनिमम मान सकते हो? 0।
पार्टिकल है ही नहीं, डॉट पॉइंट है, ठीक, 0 मान सकते हो। तो x की मिनिमम से मिनिमम लिमिट है 0। अब dx का साइज बढ़ाना शुरू करो, इतना छोटा नहीं मानना, थोड़ा बड़ा लो, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा। मैक्सिमम कितना बड़ा ले सकते हो? 2 पाई r, जितना वो खुद है, जितना वो खुद है उतना ही बड़ा ले सकते हो ना, इससे बड़ी रिंग से बड़ा थोड़ी ले लोगे। या तो आप रिंग बिल्कुल ही ना मानो 0, या सारी की सारी रिंग मान लो। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 2 पाई r, मिनिमम कितनी है? 0। ये बात क्लियर है? अगर ये आपने आर्टिकल्स में 2 स्टेप कर लिए, पहला ये स्मॉल एलिमेंट मान के उसका मास निकाल लिया, और दूसरा इंटीग्रेशन की लिमिट्स ध्यान से सही रख ली, काम खत्म है। सभी आर्टिकल्स में काम इतना ही है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? m कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, अंदर क्या रह गया? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई r, और किसकी? 1 इंटू dx की। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 इज x पावर 0, इंटीग्रेशन आपको बताया हुआ है। x पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बताओ x पावर 0 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? x, ओके। तो ये हो गया m r अपॉन 2 पाई x। और x के बाद हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन निकालने के बाद? लोअर लिमिट को अपर लिमिट में से माइनस कर देते होते हैं पुट करके। तो ये हो जाएगा m r अपॉन 2 पाई, m r अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई r माइनस 0। ठीक है, और 2 पाई r माइनस 0 मतलब 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो ये हो गया m r स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना आ गया? ये कौन सा एक्सिस लिया हमने ये वाला एक्सिस लिया है ना। इस एक्सिस से सारों का डिस्टेंस r है, जैसे मर्जी ले लो। इस एक्सिस से सारों का डिस्टेंस r है, मतलब अगर मैंने ये रिंग बनाई थी तो मतलब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला ये वाला एक्सिस जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये वाला एक्सिस लिया है, ठीक है। और कितना आ गया? इसे मैं z मान लेता हूँ। अगर ये एक्स वाई है प्लेन तो ये z एक्सिस है, तो z एक्सिस में कितना आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया? m r स्क्वायर। यहाँ तक देख लो, कोई डाउट है तो बोलो। सिंपल आर्टिकल है। क्या ली हमने? एक शेप ले ली, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरी शेप्स लेंगे। इसके बाद डिस्क है आपके सिलेबस में, फिर स्फीयर है, और मेन तो यही दोनों है, ठीक है। ओके, बाद में देखते हैं। पहले हम एक काम और कर लें, शेप चेंज करने से पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर लें, ठीक है। तो अभी हमने कौन सा एक्सिस लिया है? अगर ये हमारी रिंग है तो हमने ये वाला एक्सिस लिया है। अब हम क्या करेंगे? हम इस डायामीटर पे निकाल लेंगे, इस डायामीटर पे निकाल लो, और फिर इस डायामीटर पे निकाल लो, ठीक है। बताओ क्या कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे बताओ। कि अब आपने एक्सिस जो है वो चेंज कर दिया, और एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है इसके, कौन सा है? डायामीटर वाला है। तो दोबारा ही लिख दूंगा। तो हमारा एक रिजल्ट आया आई जेड, आई आ गया जेड पे, या सेंटर ऑफ मास वाला ले लो, m r स्क्वायर। अब आप बताओ कि मुझे इस डायमीटर के चारों तरफ इस डायमीटर पे निकालना है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर वाले एक्सिस पे। कैसे निकालूंगा? कैसे निकालें? 0 कैसे? सर जो समेशन ऑफ आर आई होगा वो 0 हो जाएगा। हाँ, अगर समेशन आर आई होता, बहुत बढ़िया पॉइंट है, कल हमने किया था। अगर हमें निकालना होता समेशन एम आई आर आई तो 0 हो जाता, क्योंकि इसके जितना इधर उतना इधर,
लेकिन हमें आर आई निकालना है नहीं, हमें आर आई स्क्वायर निकालना है। तो जितना आर पॉजिटिव का स्क्वायर होगा उसी के इक्वल नेगेटिव का स्क्वायर भी होगा, कटेंगे नहीं, ऐड हो जाएंगे। समझ गए बात? ठीक है, चलो तो ये तो नहीं सही चलेगा, हमें एम आई आर आई स्क्वायर निकालना है, बताओ कितना होगा। इस जीरो हो जाता, जीरो सोचने में भी आप समझ सकते हो आराम से कि अगर जीरो का मतलब है कि डायमीटर पे घुमाना बिल्कुल आसान है, ये तो समझ में आता है, सेंटर से पकड़ के घुमाओगे चीज़ आसानी से घूमेगी, लेकिन जीरो का मतलब घुमाने में कोई जोर ही नहीं लग रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एम आई आर आई स्क्वायर है, ध्यान रखना है। ओके, इसका कैसे निकालोगे? कल हमने एक थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं की थी, पिछली क्लास में हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की थी कि अगर आप जिस प्लेन में बॉडी है, तो एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स है ये वाई है, एक्स वाई प्लेन में बॉडी है, अगर आप इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के प्लस करोगे तो वो किसके बराबर आएगा? जितना इनके परपेंडिकुलर एक्सिस में है। तो हमें ये थ्योरम से पता है कि आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। आई जेड हमने निकाल लिया, कितना? एम आर स्क्वायर। और आई एक्स और आई वाई दोनों बराबर होने वाले हैं, बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना। रिंग को क्या पता सर्कल में या रिंग में क्या डिफरेंस है, इस डायमीटर में या इस डायमीटर में? कोई डिफरेंस नहीं है। सर्कल को कोई डिफरेंस नहीं है, इलिप्स को हो सकता है लेकिन इसको कोई डिफरेंस नहीं है। तो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, इससे हमें मिल जाता है दिस इज 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स। तो कितना हो गया? 1/2 ऑफ एम आर स्क्वायर। मतलब अगर इस सेंटर पे घुमाओगे तो आधा जोर लगेगा डायमीटर पे, इस डायमीटर पे घुमाओगे तो आधा जोर लगेगा, लेकिन अगर सेंटर में ऐसे घुमाना है, आपने ऐसे घुमाना है तो मुश्किल है। ठीक है, तो आपको मतलब डबल जोर लगाना पड़ेगा, डबल इनर्शिया फेस करना पड़ेगा। ये इसका कंक्लूजन है। बोलो, यहाँ तक बात पता लगी कि नहीं? ओके, एक बार और करते हैं। तो हमने ये इस डायमीटर पे निकाल लिया, लेकिन मेरे को इस टेंजेंट पे निकालना है, इस टेंजेंट पे, या फिर इस डायमीटर पे निकाल लिया और इस टेंजेंट पे निकालना है। समझ गए? तो मैंने या तो इस टेंजेंट पे निकालना है और या फिर इस टेंजेंट पे निकालना है। बताओ कितना होगा? सर ऊपर जो थ्योरम की थी पैरेलल। यस, अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं लगेगी, पैरेलल एक्सिस लगेगी। तो अब क्या होगा? उसमें क्या होता है कि जितना जो भी आप निकालना चाहते हो वो सेंटर ऑफ मास वाले पास होने वाले से कितना है, प्लस टोटल मास इनटू डिस्टेंस ऑफ दैट, एम एच स्क्वायर लिखा था हमने कल, एच स्क्वायर ही लिख लेते हैं। थ्योरम लगाई थी। तो अब बताओ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? टेंजेंट और डायमीटर, यस आर। अगर इन दोनों का देखो, डायमीटर और टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? आर। तो और सेंटर पे कितना है? सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायमीटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? अभी अभी निकाला है, हाफ एम आर स्क्वायर, एक्स लिख लो, हाफ एम आर स्क्वायर। और डिस्टेंस h कितना है? r। तो ये हो गया एम आर स्क्वायर। टोटल कर दो, कितना आ गया? 3/2 एम आर स्क्वायर। हो गया, सिंपल है। एक लास्ट पॉइंट और। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने देखो, इसे भी मान लिया, 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 तो इसे क्यों नहीं माने? ये भी हो सकता है कि हम ऐसे ले लें और इस पे कितना आएगा? इस पे अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से इसके साथ देखोगे ना, और इस पे कितना था? आई जेड पे, इस पे कितना था? एम आर स्क्वायर। तो इस पे कितना होगा? एम आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे बस, है ना। तो नया जो है वो मान लो बी है, तो वो आ जाएगा आई जेड प्लस एम एच स्क्वायर, यानी कि एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, यानी कि 2mr स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप शेप चेंज कर देते हो और
एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करते हो, उससे कहानी बदल जाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है, कहीं पे घुमाना आसान है, कहीं पे घुमाना मुश्किल है, तो उसके हिसाब से अलग अलग आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स आपको निकालने तो आते होने चाहिए, जिसमें 2 स्टेप्स देखने हैं। पहला कि डेंसिटी कितनी है, कौन से वाली डेंसिटी और कितनी, तो कौन सा एलिमेंट ले और कितनी डेंसिटी आएगी, उसका मास कितना आएगा। दूसरा, उस एलिमेंट की मिनिमम से मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई तो इंटीग्रेशन का तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, सारे आंसर्स आ जाएंगे। और सबसे पहले हमने एक सेंटर ऑफ एक्सिस पे निकालना है, उसके बाद सारे थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस से निकल जाते हैं। क्लियर? चलो, इसी के बेसिस पे हमारे अगले आर्टिकल्स हैं, 5-6 आर्टिकल्स जितने भी हैं। आपके सिलेबस में तो मतलब कमी है, लेकिन हम थोड़े से ज़्यादा करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सीधा रिजल्ट लिख के दे देते हैं कि बस इसका ये आएगा, निकालते नहीं है, तो हम प्रूफ कर लेंगे उनका जहाँ जहाँ जितनी जितनी ज़रूरत होगी। ठीक, चलो आज के समाचार समाप्त, अगली क्लास में अगला आर्टिकल करते हैं।